नमस्कार, मेरा नाम दीपक यादव है और मैं यूनिवर्सल आईएएस का संस्थापक निदेशक हूँ। करंट अफेयर्स की वीडियो में जब पिछले एपिसोड में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एवं क्लाइमेट चेंज की 2019 की खबरों का विश्लेषण मैंने किया था, उसमें जीएम क्रॉप पर बैन संबंधी न्यूज में एक कमेटी का नाम प्रमुखता से आया था, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 2019 न्यूज नामक जो डॉक्यूमेंट आपको मिला है, उसी में इस न्यूज का जिक्र है। इसमें यह बात प्रमुखता से ध्यान में रखनी होगी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम नहीं करती है। ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। तो ये उत्तर आपको याद रखना है। उसकी मिनिस्ट्री को हमेशा बहुत ध्यान से याद रखना है। प्री परीक्षा के लिए यही एक प्रश्न है जो बहुत सरल है, पर अगर आपने ध्यान न दिया तो ये भी गलत हो सकता है। 1989 में बनाए गए रूल्स फॉर मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म एंड सेल के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का ही काम होता है कि वो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किसी हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और रिकॉम्बिनेशन के रिसर्च या औद्योगिक रूप से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल का मूल्यांकन करती है। यही कमेटी जब उसके पास कोई आवेदन आता है, इस बात का भी मूल्यांकन करती है कि जिसमें जेनेटिकली इंजीनियर जैविक पदार्थ और उत्पाद को वातावरण में छोड़ा जाना है, वह चाहे खेती के रूप में हो या किसी प्रयोग के रूप में छोड़ा जाए। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इस बात का मूल्यांकन करती है कि पदार्थ को वातावरण में छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए। अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कमेटी, अप्रेजल कमेटी के गठन को देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का अध्यक्ष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं तथा इसके उपाध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का कोई प्रतिनिधि होता है। इस समय इस कमेटी में 26 सदस्य हैं जो हर महीने जेनेटिक इंजीनियरिंग के व्यवसाय तथा अन्य उपयोग हेतु आने वाले आवेदनों की समीक्षा करते हैं और इसका मूल्यांकन करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के कार्यों को देखने के लिए हमें 1989 के रूल्स को फिर से देखना पड़ेगा। 1989 के नियमों के अनुसार जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला कार्य, हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या रिकॉम्बिनेंट के पर्यावरण पर प्रभाव को देखते हुए उनके शोध और औद्योगिक उत्पादन हेतु आने वाले आवेदनों का मूल्यांकन करना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं बहुत सूक्ष्म जैविक पदार्थों को, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है छोटे छोटे जीव, जैसे बैक्टीरिया, फंगस आदि। जैसा कि आपको पता है, कुछ बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक, और कुछ फंगी लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं, क्योंकि इनका उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। इनको खाद के रूप में, इनको पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और इन सब के उत्पादन को देखने के लिए यह कमेटी वैज्ञानिक रूप से इनका अध्ययन करके मूल्यांकन करती है और इनमें पर्यावरण पर गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, या फिर इसके उत्पादन के लिए सब देख के फिर वो सरकार को अनुमोदन करती है कि इसको पास किया जाए या ना किया जाए। यह कमेटी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किसी गैर कानूनी काम करने वाले के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही भी कर सकती है। इतना पावर है इसके पास। अब बात करते हैं बायोसेफ्टी डाटा ऑफ अप्रूव्ड जीएम क्रॉप्स की। बायोसेफ्टी डाटा असल में वो डाटा होता है जो कंपनी इसके उत्पादन को, उत्पाद जो अपना बेचती है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को अप्रूव करने के लिए वो उनके अगर अप्रूव कर दिया जाए तो उसके अपने सारे परीक्षणों के जो रिजल्ट हैं उसको इस कमेटी को देती है। इसमें उसको जो नुकसान हो सकते हैं, उसके जो एलर्जी के परीक्षण हैं, उसके विभिन्न जानवरों पर किए गए परीक्षण हैं, उसके खाने से क्या हो सकता है, उसके बारे में जानवरों पर जो परीक्षण किए गए उनके सब के परिणाम जमा करने पड़ते हैं। जो
अप्रूवल कमेटी अपने पास रखती है और उसको वेबसाइट लगाती है। 1989 के बाद बनाए गए नियम के अनुसार बाद में ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में जो रिवाइज गाइडलाइन आई है और टॉक्सिसिटी, एलर्जेनिसिटी, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड प्लांट पार्ट्स 1998 गाइडलाइंस, इन सभी गाइडलाइनों के तहत बायोसेफ्टी डाटा का अध्ययन करके उस जीएम उत्पाद को व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी जाती है। जीईएसी ने करीबन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले 38 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स, रिकॉम्बिनेंट के बारे में बताएंगे, कि व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दे दी है। रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स ऐसी दवाएं होती हैं जो कई तरह के हार्मोनों, इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन्स, एंजाइम आदि को डीएनए के स्तर पर मिलाकर और फिर ऐसे पदार्थों को विकसित करके उनको दवा के रूप में उपयोग में लाया जाए, उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स। प्राकृतिक रूप से शरीर में पाए जाने वाले हार्मोन तथा एंजाइम आदि की अपनी अपनी डीएनए संरचना होती है। वैज्ञानिक हार्मोनों, एंजाइमों और अन्य खून में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करते हैं। इन पदार्थों को किसी रोग के इलाज के लिए कई तरह से मिलाकर देखते हैं और कई तरह की बीमारियों पर प्रयोग करते हैं। रिकॉम्बिनेशन डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए अणु ऐसे डीएनए अणु है जिसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है और ये कई तरह के जैविक पदार्थों के डीएनए को मिलाकर बनाया जाता है। मतलब यह है कि प्राकृतिक रूप से पदार्थ नहीं पाए जाते, बल्कि प्रयोगशाला में 2 या अधिक जैविक पदार्थों के डीएनए को मिलाकर एक नई डीएनए संरचना बनाई जाती है और फिर से इस डीएनए को विकसित करके एक ऐसा प्रोटीन बनाया जाता है जो कई तरह की बीमारियों से लड़ने का काम करे। आपको पता ही है कि हमारे शरीर की जो प्रतिरोधी क्षमता है उसका प्रमुख काम है, अगर किसी बैक्टीरिया, फंगी या वायरस का अटैक हमारे शरीर पर हो, यानी वो खून में मिले, तो खून के अंदर जो तत्व होते हैं वो एक ऐसा प्रोटीन बनाने का काम करते हैं जो उस नए खतरनाक बैक्टीरिया, वायरस या फंगी से लड़कर उसे खत्म कर सके। इसी प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं। वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार की दवाओं को बनाने में इसी सिद्धांत को उपयोग में लाते हैं कि हम खून में ऐसे ऐसे प्रोटीन डाल दें जो उस वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने का काम कर सकें। इसी सिद्धांत के आधार पर रिकॉम्बिनेशन डीएनए या आरडीएनए को बनाते हैं। यह एक तरह से डीएनए क्लोनिंग भी कहलाती है। वैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में हम काफी जान चुके हैं, पर जीन के स्तर पर जो परिवर्तन होते हैं उसका आधार डीएनए होता है। डीएनए के बारे में एक विस्तृत चर्चा तो बाद में करेंगे, मगर अभी डीएनए संरचना के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यही बेसिक जानकारी हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझने में योगदान देगी। आगे आने वाले भागों में आप पढ़ेंगे कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पशु पक्षी हो, पौधा हो, उसका डीएनए संरचना कुछ खास तत्वों से मिलकर बनी होती है, जिसमें प्रमुख तत्व हैं पहला तत्व है शुगर, दूसरा है फास्फेट, तीसरा है बेस पेयर्स। क्योंकि सभी डीएनए की रासायनिक संरचना समान होती है, सारा बदलाव केवल बेस पेयर्स यानी एटीसीजी के कॉम्बिनेशन पर आधारित होता है। एटीसीजी यानी एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और गुआनिन। इनके जुड़ने के क्रम की अदला बदली से ही डीएनए संरचना बदल जाती है। ए हमेशा टी से जुड़ता है और सी हमेशा जी से जुड़ता है। इस डॉक्यूमेंट के एक्सप्लेनेशन सीट में डीएनए की संरचना का चित्र बना है। इसमें जो पीले और सफेद रिबन जैसे दिख रहे हैं वो शुगर और फास्फेट के बने हैं। बीच में एटीसीजी एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ये जुड़ने की संरचना कई तरह की हो सकती है, जैसे सबसे पहले ए जुड़ रहा है टी से, फिर सी जुड़ रहा है जी से, फिर जी जुड़ रहा है सी से। मैंने पहले भी कहा था कि ए हमेशा टी से जुड़ेगा और सी हमेशा जी से। ये जिस क्रम में लगे होते हैं वही किसी जीव का जीनोम होता है। मान लीजिए ए जुड़े टी से और अगले पायदान पर फिर टी जुड़े ए से, तो ये एक प्रकार का अनुक्रम हुआ। फिर चाहे सी जुड़े जी से, फिर सी जुड़े जी से। कहने का मतलब है लगातार ए और टी जुड़ते रहें तो डीएनए संरचना अलग होगी, और लगातार सी और जी जुड़ते रहें तो संरचना अलग होगी। ए और टी 2 बार जुड़े और सी और जी 3 बार जुड़े,
और फिर ए और टी एक बार जुड़े, यानी कि ए और टी जुड़ने के क्रम और सी और जी जुड़ने के क्रम के कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और इसी ए और टी तथा सी और जी के जुड़ने के क्रम को पढ़कर किसी जैविक पदार्थ की डीएनए संरचना समझी जा सकती है। इसी डीएनए की संरचना को जीनोम सीक्वेंस कहते हैं, और इस प्रकार के डीएनए के अध्ययन को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। अभी आप ये शब्द बहुत सुन रहे होंगे, जीनोम सीक्वेंसिंग, क्योंकि जैसे डीएनए की संरचना को पढ़ा जाता है वैसे ही आरएनए की संरचना को भी पढ़ा जाता है। अगर आरएनए की संरचना का जिक्र करें तो वायरस का जिक्र आता है। आजकल कोरोना वायरस का आतंक फैला हुआ है, जो वैज्ञानिक कोरोना वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोजकर इसे खत्म करने का उपाय खोज रहे हैं। जिस पदार्थ से वायरस खत्म हो जाएगा वही इस वायरस की दवा होगी, और प्रयोग के दौरान जो पदार्थ इस वायरस के अटैक से शरीर की कोशिकाओं की रक्षा करेगा वही इस वायरस की वैक्सीन या टीका होगा। कोरोना वायरस का जीनोम सीक्वेंस इसके टीके व दवा बनाने के लिए खोजा जा रहा है। वायरस आरएनए का बना होता है। आरएनए का अणु उतना स्थायी नहीं होता जितना कि डीएनए का होता है, इसलिए आरएनए की संरचना बदलती रहती है। चूंकि वायरस आरएनए का बना होता है इसलिए इसकी संरचना को पढ़कर इसको मारने का उपाय खोजा जा सकता है। कोरोना वायरस के अध्ययन के लिए पूरी दुनिया में इसी बात की रिसर्च चल रही है कि कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंस को पहचाना जाए। मैंने पहले भी बताया कि वायरस अपना स्वरूप इसलिए तुरंत बदल लेता है क्योंकि यह आरएनए का बना है, और आरएनए उतना स्थायी अणु नहीं है जितना डीएनए है। आरएनए की प्रकृति बदल जाने की होती है। कोरोना वायरस के बारे में सुन रहे हैं कि हर देश में इसका अलग स्ट्रेन यानी अलग संरचना का कोरोना वायरस फैला है, जबकि वायरस फैला तो एक ही शहर से था, वुहान शहर से। फिर अलग देश में अलग अलग तरह का वायरस कैसे है? उसका मुख्य कारण है इस प्रकार के कोरोना वायरस के विभिन्न स्ट्रेन होने की वजह यह है कि कोरोना वायरस जिस जगह जाता है वहां के वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपनी संरचना को बदल लेता है और अपने आप को जिंदा रखता है। वायरस को मारना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि ये अपनी संरचना को बदल रखने की क्षमता रखता है। अलग अलग वातावरण में अलग अलग संरचना बना लेता है। इसी कारण से इसके विभिन्न स्ट्रेन्स हैं। अगले भाग में डीएनए और आरएनए की कहानी को आगे बढ़ाते हुए अन्य समाचारों का विश्लेषण करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 2019 न्यूज की जो एक्सप्लेनेशन सीट है उसमें दूसरा चित्र डीएनए तथा आरएनए की संरचना के बीच के अंतर को ठीक से समझाता है। आरएनए में बेस AUCG होते हैं, यानी एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और गुआनिन। यानी कि आरएनए की संरचना में इन बेसों का प्रमुख योगदान है, और ये बेस पेयर नहीं बनाते क्योंकि इनका आधार दोहरा कुंडलीकार नहीं है जैसा डीएनए का होता है। डीएनए की संरचना में दो रिबन दिखते हैं, दो कुंडलियां जो कुंडली के रूप में दिखते हैं, और इसी के बीच में ATCG बेस पेयर बनाते हैं। जबकि आरएनए में केवल एक रिबन होता है और शुगर और फास्फेट का बना। डीएनए की दोहरी कुंडलीकार संरचना की वजह से ही डीएनए स्थायी अणु होता है, और आरएनए की इकाई संरचना के कारण ही ये अस्थायी होता है, इतना स्थायी नहीं होता डीएनए की तरह। डीएनए में ATCG बेस पेयर्स बनाते हैं जबकि आरएनए में AUCG बेस बनाते हैं। आरएनए में चूंकि डीएनए के मुकाबले हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा है इसलिए इसकी दूसरे तत्वों से अभिक्रिया करके पानी या H2O बनाने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए भी ये डीएनए की तरह स्थायी नहीं होता है। इसी जीन तथा जीन टेक्नोलॉजी से संबंधित एक डॉक्यूमेंट मैंने यूनिवर्सल IAS के सभी सदस्यों को भेजा है। इसमें डीएनए संबंधित जानकारी दी गई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज के इस टॉपिक पर चर्चा आगे के वाले एपिसोडों में भी होगी, इसलिए आप डीएनए की कहानी पूरी करने के लिए जीन टेक्नोलॉजी वाला डॉक्यूमेंट पूरी तरह से पढ़ें। साइंस टेक्नोलॉजी वाले एपिसोड में हम इस पर और बात करेंगे। अगले एपिसोड की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।